गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की 5th क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को कल हमने स्टार्ट करा था, जिसमें हमने ईओक्यू निकालना सीखा, ऑर्डरिंग कोस्ट, कैरिंग कोस्ट, परचेज कोस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, इन सब चीज़ों को समझा था। अब इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए फॉर्मूला हम लोग आज सीखेंगे। फर्स्ट मैंने लिखा है, देखिए, रीऑर्डर लेवल, हिंदी में इसे कहते हैं पुनः आदेश स्तर। अब जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो हम इंग्लिश में ही लिखते हैं और फॉर्मूला को भी इंग्लिश में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इन्हें आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखवाया है। हिंदी में भी मैं बता देती हूँ। रीऑर्डर लेवल को कहते हैं पुनः आदेश स्तर। शॉर्ट में हम इसे हमेशा लिखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश स्तर। अब ये होता क्या है, तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश स्तर, यानी कि एक ऐसा स्तर जहाँ पर वापस से ऑर्डर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसका मतलब भी यही होता है कि सामग्री का एक ऐसा स्तर जहाँ पहुँचते ही नया ऑर्डर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। जैसे कि मैंने तय कर रखा है कि जैसे ही मेरे गोडाउन के अंदर रॉ मटेरियल की यूनिट्स 500 हुई, मैं नया ऑर्डर स्टार्ट देना जो है उसका प्रोसीजर जो है उसको शुरू कर दूंगी, ताकि क्या हो कि मुझे टाइमली यूनिट्स, मेरा जो मटेरियल है वो मिल जाए और मेरे प्रोडक्शन करने के काम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश का स्तर, तो सामग्री का वह स्तर जहां सामग्री के पहुंचते ही पुनः नया आदेश देने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है, वो आपका पुनः आदेश स्तर है। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी में पूछ लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में कि रीऑर्डर लेवल से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमें इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। मैंने समझा दिया है आपको, नोट्स में भी हमने डेफिनेशन लिखी हुई है सारे लेवल की। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ऐसा स्तर जहां सामग्री पहुंचते ही पुनः नया आदेश देने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब इसके फॉर्मूला हम देखते हैं। रीऑर्डर लेवल का 2 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी कि अधिकतम उपभोग। इनकी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन होगा। आपको याद होना चाहिए तो सिर्फ फॉर्मूला याद है, चीज़ें दे रखी है, बस उनको उठा कर फॉर्मूला में पुट करना है, आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो क्या है फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का? पहला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी कि वापस से आदेश देने में या फिर सामग्री आपकी जब आ जाएगी तो उस आदेश देने में लगने वाला अधिकतम समय कितना है, और सेकंड आपका अधिकतम कंजम्पशन, अधिकतम उपभोग कितना हो सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस के अंदर, तो इससे हमारे पास आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। समझ में आ गई? फिर सेकंड फॉर्मूला इसका हमने लिखा है, तो अब मैम हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, तो डिपेंड्स क्वेश्चन में किस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला से काम करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं होके हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि हमें एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, लीड टाइम, प्रतीक्षा अवधि इसको हिंदी में कहा जाता है, ये दे रखा है, सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, तब हम क्या करेंगे, तो तब हम फॉर्मूला नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। क्या किया, एनुअल कंजम्पशन अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इनटू लीड टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। पूरा आप सॉल्व करके लास्ट में उसमें सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। समझ में आई चीज़? तो 2 फॉर्मूला सिंपल से, फर्स्ट मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, सेकंड आपका एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इनटू लीड टाइम इन प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये आपके 2 फॉर्मूला हो गए रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के, दैट्स ऑल। इसके बाद सेकंड हमने लिखा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल और थर्ड हमारा है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए या हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल किसी कंपनी में या किसी संस्था में सामग्री की वह मात्रा है जिससे अधिक मात्रा प्रायः उस संस्था के अंदर नहीं होने दी जाती है।
नहीं होने दी जाती है, मतलब कि मैक्सिमम से ज़्यादा का लेवल भी आपके लिए सही नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम से भी ज़्यादा स्टॉक अगर रख रहे हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बिना मतलब की लग रही है, एक्सेस में लग रही है, तो इस लेवल से ज़्यादा कभी भी स्टॉक किसी कंपनी या संस्था के अंदर उपस्थित नहीं होगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला, यहाँ भी हमने 2 फॉर्मूला लिखे हैं। मैंने लिखा है ROL, ROL मीन्स रीऑर्डर लेवल, मतलब आपको अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना है तो पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप, रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करोगे। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है रीऑर्डर लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक के लेवल के लिए डायरेक्टली उसको आप रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ, ROQ का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ लिख रही हूँ ROQ मीन्स रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। पुनः आदेश मात्रा, तो हमें क्या करना है, ROL रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। हमने ROL में मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड किया था, ध्यान रखना। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मिनिमम कंजम्पशन। दोनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फॉर्मूला याद करना है, ROQ क्वेश्चन में गिवन होगा, करना क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको अलग सॉल्व करो, फिर मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड सॉल्व करके दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसमें से दोनों को ऐड करके मिनिमम वाले अमाउंट निकालो, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, उसको लेस कर दो, आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्कंध स्तर, हिंदी में इसको कहा जाएगा। तो हम इंग्लिश में ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सब कुछ इंग्लिश के अंदर ही लिखेंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फर्स्ट फॉर्मूला रहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। सेकंड फॉर्मूला वेरी इजी, ROQ यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी और EOQ, इन दोनों में से जिसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन हो वो, प्लस हम कर देंगे सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक बताया था कल मैंने, सुरक्षा स्कंध किस लिए रखा जाता है, ताकि अगर माल समय पे नहीं पहुंच पाए तो हमारा प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक सुरक्षा स्कंध बना के रखते हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या हो सकता है, ROQ यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी, या EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसमें हम ऐड कर देते हैं सेफ्टी स्टॉक। ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला। तो हमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन देख के हम पता करेंगे कि जिस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। थर्ड आता है मिनिमम स्टॉक लेवल, तो इसकी डेफिनेशन हम बहुत इजीली बना सकते हैं ना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या था कि इससे अधिक मात्रा नहीं होने दी जाती है, तो मिनिमम मतलब इससे कम भी नहीं। मिनिमम का मतलब क्या है कि मिनिमम इतना स्टॉक तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो किसी संस्था में, किसी कंपनी में सामग्री का वह स्तर जिससे कम मात्रा सामान्यतः उस कंपनी में नहीं होने दी जाती है या फिर इससे कम नहीं होती है, वो क्या होता है, हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्कंध स्तर होता है। फॉर्मूला इसके हमने लिखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है रीऑर्डर लेवल, ROL मीन्स रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अभी फर्स्ट हमने मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर देखा, सेकंड न्यूनतम यानी कि मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देखा, यहाँ एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। कोई भी एवरेज निकालना है तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। कंजम्पशन में भी देखना है तो मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज कंजम्पशन। रीऑर्डर पीरियड में देखना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड कर दो 2 से, ये आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज को नॉर्मल भी कहा जाएगा, मीन्स नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कहो, चाहे एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कहो, दोनों सेम है। ओके, नॉर्मल मीन्स एवरेज ही है यहाँ पर। सेकेंड फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक। जब आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है और आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना ही है तो हम क्या कर देंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक, अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो। समझ में आई ये तीनों चीज़ें। रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूला हमने पढ़े, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर
पीरियड। और सेकंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। इसके बाद सेकंड हमने पढ़े हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूलाज। क्या फॉर्मूला पढ़े हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए, ROL रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एंड सेकंड वन फॉर्मूला हमने पढ़ा है ROQ और EOQ, जो भी कंडीशन हो प्लस कर देंगे सेफ्टी स्टॉक। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमने पढ़ा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक। फोर्थ मैंने लिखा है एवरेज स्टॉक लेवल, तो एवरेज के लिए अभी मैंने बताया ना मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, तो यही हुआ एवरेज स्टॉक लेवल मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड कर दो 2 से, ये आपके पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैंने सेफ्टी स्टॉक का भी एक फॉर्मूला लिखा है। सेफ्टी स्टॉक अभी तक हमने पढ़ा ना, तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, बट बाय चांस अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं है, उसके इन्फॉर्मेशंस गिवन है, तो हमें पहले सेफ्टी स्टॉक निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम हमारा रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं या फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी सेफ्टी स्टॉक कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। ओके तो अब हमें सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला पढ़ना है, तो 2 फॉर्मूला हमने सेफ्टी स्टॉक के लिए भी लिखे हैं। EOQ का हाफ एवरेज ऑफ EOQ मतलब 1/2 इंटू EOQ, ये हमारा सेफ्टी स्टॉक हो सकता है। सेकंड, अगर आपको कुछ अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि मैंने यहाँ लिखी है, क्या क्या दे रखा है, डेज ऑफ सेफ्टी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेज ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा के दिन, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, डेज ऑफ सेफ्टी इनटू एनुअल कंजम्पशन अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये आपका हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक। तो 2 फॉर्मूला है हमारे सेफ्टी स्टॉक के लिए। एंड द लास्ट वन डेंजर लेवल, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। डेंजर लेवल यानी खतरे का स्तर, भय का स्तर। डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है, लेस देन मिनिमम स्टॉक लेवल। अगर आपके भंडार घर में, अगर आपके गोडाउन के अंदर क्या होता है, आपके स्टोर में जो गुड्स है ना, जो आपका लेवल है ना मटेरियल का, वो मिनिमम से नीचे चला जाता है, तो फिर ये डेंजर लेवल में आ गया है। मतलब अब कभी भी आपका प्रोडक्शन बंद हो सकता है, क्योंकि मिनिमम से भी आप नीचे चले गए हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेंजर स्टॉक लेवल हो जाएगा, यानी कि भय का स्तर। समझ में आई चीज़ें? तो ये हमारे फॉर्मूलाज थे। रीऑर्डर लेवल पढ़ा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। उसके बाद हमने 1-2 फॉर्मूला देखे हैं सेफ्टी स्टॉक का भी, और एक हमने देखा है कि डेंजर लेवल किसको कहते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूलाज कुछ थे जो कंप्लीट हुए। अब इसी के साथ ये चैप्टर का 2 पोर्शन मेन था, उसमें से एक पोर्शन पूरा खत्म हो जाता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड था, वो सारा पोर्शन खत्म। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे लेज़र, स्टोर लेज़र अकाउंट्स बनाना सीखेंगे कि खाता बही किस प्रकार से रखी जाती है सामग्री के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग तो करोगे ना आप, अकाउंटिंग तो करनी है, तो सामग्री के लिए, मटेरियल के लिए आप किस तरीके से अकाउंटिंग करते हो, किस तरीके से आप लेज़र बनाते हो, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बेस पर आपके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि फिर हम सेकंड पार्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो आपको दे रखे हैं ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 3.77 पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कल मैंने आप लोगों को जो EOQ वाला एक एग्जाम्पल लेके समझाया था ना, EOQ फाइंड आउट करा, फिर टोटल परचेज कॉस्ट हमने फाइंड आउट करी, तो ऐसे वो ही क्वेश्चन आपको सेम यहाँ पर गिवन है, बस अमाउंट्स अलग अलग दे रखी है, उसी में डिस्काउंट पॉलिसी वाला पॉइंट भी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को वापस से सॉल्व करवा रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एक चैप्टर आपके, क्योंकि इससे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन लगभग फाइनल है, आता ही आता है मटेरियल वाले चैप्टर में से, तो इसलिए इस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन। देखिए, किसी वर्ष एक मद की वार्षिक आवश्यकता 12,000 इकाइयाँ हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उनको हम लिखते जाते हैं। वार्षिक आवश्यकता मतलब एनुअल कंजम्पशन, सीधी सी बात, इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं ना। कितनी दे रखी है, 12,000 यूनिट्स, और साथ में आपको परचेज प्राइस भी दे रखी है कि 6 रुपये प्रति इकाई जिसकी लागत है, देन ₹6 पर यूनिट।
यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दे रखी। आगे और बोला है प्रत्येक आदेश की लागत 200 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹200 पर ऑर्डर। इसके बाद आपको दिया है इन्वेंट्री रख रखाव की व्यय, औसत इन्वेंट्री लागत का 20%। कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, 20% ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि 6 का 20%, यानी कि ₹1.2 पर यूनिट। यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था, कैरिंग कॉस्ट के लिए बोला था 20% ऑफ योर एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कहो, परचेज कॉस्ट कहो, दोनों सेम है। तो 6 रुपीज़ की है आपकी कॉस्ट, उसका 20% 1.2 पर यूनिट हमारा सी आ गया हमारे पास। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ओके, आगे आपको बोल रहा है ज्ञात कीजिए। फर्स्ट तो पूछा है EOQ, मितव्ययी आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा, EOQ पूछा है। और सेकंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग आइटम कॉस्ट, आपको सामग्री की कुल लागत याद करनी है जिसमें कॉस्ट ऑफ परचेज भी आपको शामिल करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी। ओके, सेकंड में बोला है क्या एक बार में इस मद का क्रय 6000 इकाइयों के समूह में करना चाहिए यदि इस मात्रा हेतु प्रति इकाई मूल्य 5% कम कर दिया गया हो, डिस्काउंट पॉलिसी। क्या बोल रहे हैं, आप अगर एक बार में 6000 यूनिट्स मंगवा लेते हैं ना, तो क्या होगा, आपको परचेज प्राइस पर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको पूछा है कि बताइए क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं। तो पहले तो हम नॉर्मल कॉस्ट निकालते हैं, फिर कॉस्ट विद डिस्काउंट निकालेंगे, कंपेयर करके अपना स्टेटमेंट दे देंगे कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं EOQ का फॉर्मूला √2AO अपॉन C। 2 × A हमें दे रखा है ना 12,000 यूनिट्स। O ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 अपॉन C पर यूनिट 1.2। इसको हम सॉल्व करेंगे, √2AO अपॉन C, देन 2 × 12,000 × 200, इसको डिवाइड करेंगे 1.2 से और इसका रूट हम निकालेंगे। ये आ गया हमारे पास 2000 यूनिट्स। सबसे पहले तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने को बोला ना, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो उसके लिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, कैरिंग कॉस्ट चाहिए, परचेज कॉस्ट चाहिए। सबको फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। स्टार्ट करते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला याद करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट A अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या करेंगे, A अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। A 12,000, EOQ हमने निकाला 2,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 रुपये दे रखी है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1200 रुपये। इसके बाद थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। EOQ 2000 डिवाइड करेंगे 2 से, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 1.2 हमने निकाली है ना। तो ये भी कितनी आएगी, ₹1200। और मैंने कहा भी था कि जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है देन ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 1200, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी 1200। यहाँ हम निकाल देते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी होगी, एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स, परचेज प्राइस पर यूनिट 6 दे रखी है ना, ये हो गया ₹72,000। और लास्ट हम फाइंड आउट करेंगे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, लिख देंगे इंक्लूडिंग आइटम कॉस्ट यानी कि परचेज कॉस्ट। क्या हो जाएगी, तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में भी लिखे अगर, तो परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी, और परचेज कॉस्ट 72,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 और कैरिंग कॉस्ट भी 1200। तो ये कितना हो गया,
72,000 में 2400 देन 74,400। आई चीज़ समझ में? बहुत सिंपल। कल भी किया था ना मैंने, इसलिए मैंने आज थोड़ा फास्ट करवा दिया, वापस एक एक चीज़ को बताया नहीं। कल हमने बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करा था, हमने सारी कॉस्ट निकाल ली। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आप अगर एक बार में 6000 यूनिट्स मंगवाते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। देन बताइए कि क्या ये डिस्काउंट पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है या फिर नहीं। देन हम लोग वापस से यहाँ लिखेंगे if discount policy is accepted, अगर डिस्काउंट पॉलिसी एक्सेप्ट की जाती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ हमारा EOQ कितना बन जाएगा, 6000 यूनिट्स, क्योंकि EOQ का मतलब क्या होता है, कहाँ क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पे आप ऑर्डर दे रहे हो एक तरीके से वो भी EOQ ही है आपका। तो EOQ हमारा कितना बन गया, 6000 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट वही रहेगी ₹200 पर ऑर्डर, कोई चेंज नहीं आएगा। परचेज प्राइस पर यूनिट चेंज हो जाएगी ना, 6 - 5%। क्यों किया -5%, बोला है डिस्काउंट दिया जाएगा 5% का, देन 6 - 5% ये हो जाएगी ₹5.70। तो इसी के साथ कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज हो जाएगी, 5.70 का 20% रह जाएगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, परचेज कॉस्ट की ही 20%। तो ये हो गया ₹1.14 पर यूनिट। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालो, परचेज कॉस्ट निकालो, बता दो कि कॉस्ट कितनी आती है। तो करें स्टार्ट। देन फर्स्ट हम लोग निकालते हैं यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला में वापस से नहीं लिख रही हूँ, देखो A/EOQ, A तो हमारा सेम रहेगा, डिवाइड करेंगे EOQ 6000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये आपकी 200, तो ये हो गई ₹400। काफ़ी कम हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ठीक है। अब देखते हैं, देखिए कैरिंग कॉस्ट का क्या सीन है। कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। EOQ इस बार हमारा क्या रहेगा, 6000 डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 से, ये आ गया ₹3420। पहले कितनी थी कैरिंग कॉस्ट, सिर्फ 1200, अब कितनी हो गई 3420, बड़ी है, ठीक है। परचेज कॉस्ट यूनिट्स तो वही रहेगी 12000। परचेज प्राइस ज़रूर आपकी चेंज हो गई है, कितनी रह गई है 5.70। तो हम देख लेते हैं कितनी आती है, 68,400। और यहाँ हम लिखेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग आइटम कॉस्ट। उसी तरीके से तीनों कॉस्ट का मिक्स टोटल होगा 68,400 परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400, कैरिंग कॉस्ट 3420। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और ये आती है ₹72,220। देखो पहले क्या हो रहा था, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 74,400 रुपये। अब कितनी आ रही है, 72,220। यहाँ हम क्या लिख देंगे, हैंस डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड, यानी कि बट्टे को स्वीकार करना चाहिए। बस एक स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है। क्या लिखना है, इस स्टेटमेंट के भी मार्क्स मिलते हैं। आपने टोटल कॉस्ट तो दोनों निकाल दी, पर उन्होंने जो पूछा वो तो आपने बताया ही नहीं कि डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बता देना है कि हैंस डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड, या हिंदी में हम लिख सकते हैं इसलिए अतः हमें क्या करना चाहिए, बट्टा नीति जो है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट इससे क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आई चीज। अगर ये कॉस्ट ज़्यादा, मान लो 76,000 आगे होती ना, तो हम लिखते हैं डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ पार्ट आपको खुद करना होगा, कुछ पार्ट मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 2 ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग लेज़र पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि बाकी के आगे वाले क्वेश्चन सारे लगभग उसी के हैं, हमारे स्टोर लेज़र से रिलेटेड है। फाइन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और लेज़र के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे।
इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक के अंदर गिवन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।